different kind of foods we eat, है ना? Just for example, we eat carbohydrates, we eat proteins, है ना? We eat fat and everything. We have different kind of foods that we eat. काम करूँगा तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगा ये. What I can do is मैं इसको थोड़ा सा माइक को और पास ले आता हूँ, ठीक है? अब मैं थोड़ा जोर से बोलने लगूंगा. That will be better. और कोई ऑप्शन नहीं, बिकॉज यू आर दिस व्हाट यार, ये जूम जो भी है, जूम है क्या है ये, मुझे तो पता भी नहीं. जूम यूज कर रहे हैं ना अभी या कुछ और है ये? एक मिनट, मैंने कभी नोटिस नहीं किया इसे. इज इट जूम और इज इट, हाँ या इट इज जूम, यस यस. हाँ, दिस जूम यार, ये यूज्ड टू वर्क ऑन माय आईपैड वेरी नाइसली, बट बिकॉज आप लोगों को भी मुझे देखना होता है ना, सो उसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज लिखना इज वेरी गुड, बट इसमें तुम्हें देखना इज ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिखना, इसलिए फिर मतलब लिखना पड़ता है. नहीं तो अर्लियर आई हैड प्लान की जो सब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, वी शुड बी राइटिंग इट लाइव इन द क्लास. मतलब जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ मैं भी बना रहा हूँ, तुम भी बनाओ. अरे आई हैव ट्राइड यूजिंग बोथ ना, आई हैव ट्राइड यूजिंग बोथ. लाइक मैंने क्या किया कि आई हैव लैपटॉप है, मैंने लैपटॉप से मीटिंग स्टार्ट की, देन आई हैव जॉइंड इट फ्रॉम माई आईपैड. ओके, सो बिकॉज ये दोनों डिवाइसेस बहुत बहुत पास में है ना, तो इनके क्या बोलते हैं उसे, रेंज और नेटवर्क वो क्लैश होते हैं, फिर वो अजीब सा साउंड एज यू नो वो प्रोड्यूस होता है. आई हैव ट्राइड इट, मैंने ट्राई किया. एको होता है, बहुत ज़्यादा एको होता है. वी कैन ट्राई वंस मोर. मैंने बहुत पहले किया था. आई थिंक ज्वाइन ही नहीं होगा बिकॉज मेरे दोनों सेम अकाउंट है, ज्वाइन ही नहीं होना चाहिए. अरे वी हैव ट्राइड, एक डिवाइस का स्पीकर ऑफ, दूसरे डिवाइस का स्पीकर ऑन, सब ट्राई किया है, बट नो रिजल्ट्स, ओनली पेन नो गेन. नॉट हैपनिंग, कुछ और ही इशू हो रहा है, वो खुल ही नहीं रहा है. चलो नॉट वरी, वी विल अगेन ट्राई इट लेटर, आज नहीं तो. हाँ, सो वी हैड सीन द डाइजेस्टिव सिस्टम. जो बकल कैविटी हमने देखा सबसे पहले, तो बकल कैविटी के अंदर वी हैड डन 2-3 थिंग्स. ये हमने पैलेट देखा, फिर हमने टंग देखा, के ऊपर डिफरेंट काइंड ऑफ पैपिली हमने देखी. देन वी हैव सीन द डेंटल फॉर्मूला. हमने फिर वो भी चेक किया कि भाई अपने परमानेंट टीथ एंड हमारे जो टीथ हैं उनमें क्या डिफरेंस है, व्हाट्स द डिफरेंट फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला फॉर देम. ओके, फिर वी हैव सीन द डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ वी हैव. फिर हमने 2-3 वो कंसेप्ट देखे थे ना, होमोडोंट, हेटेरोडोंट, है ना, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रोमोलर, प्रीमोलर, मोलर कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होते हैं वो भी हमने देख लिया था. ओके, ये डेंटल फॉर्मूला, फिर स्ट्रक्चर देखा था, है ना, कि क्राउन किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, रूट किसको बोलते हैं, है ना, एनामल. ये जो टीथ है, टीथ के ऊपर 3 लेयर होती है, 3 लेयर मतलब 2 लेयर होती है यूजुअली. वन इज योर एनामल, ये पहली होती है एनामल की कोटिंग होती है. उसके बाद होता है डेंटाइन. डेंटाइन इज एन इंटरनल लेयर, सेल के अंदर, इसके अंदर होती है. इंटरनल लेयर को डेंटाइन बोलते हैं. फिर सबसे अंदर होता है कैविटी, जिसके अंदर पल्प होता है. पल्प के अंदर हमारे सारे कनेक्टिव टिश्यूज एंड नर्व फाइबर्स होते हैं, ठीक है. एंड यहाँ पर अगर कुछ हो जाता है, कुछ जो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है दांतों की, दैट इज बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ एनामल. एनामल लॉस हो जाता है ना, तो पल्प कैविटी डायरेक्ट कांटेक्ट में आने लगती है. नॉट डायरेक्ट कांटेक्ट, बट बिकॉज ऑफ सम वेयर एंड टेयर, ठीक है. उसकी वजह से जो हमारे नर्व्स होते हैं,
कई बार अगर इफ यू हैव वेंट टू अ डेंटिस्ट, होता क्या है, बहुत पेन अगर होने लगता है आपके किसी भी दांत में, तो उसमें क्या करता है डॉक्टर, जस्ट ही जस्ट विद अ फोर्स ऑफ वाटर, उनके पास जो वाटर जेट्स होती हैं, उससे जस्ट ही जस्ट स्क्रेप योर एनामल, आपका एनामल थोड़ा स्क्रेप करता है, डेंटाइन थोड़ा स्क्रेप करता है ना, आपके पल्प कैविटी तक रीच करता है। पल्प कैविटी तक रीच करने के बाद वो नर्व फाइबर को थोड़ा सा रिलैक्स कर देता है। जैसे ही नर्व फाइबर और कनेक्टिव टिश्यूज रिलैक्स हो जाते हैं, आपका पेन ऑटोमेटिकली थोड़ा सा कम हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है ना, इस रीजन में स्वेलिंग आ जाती है, और ये फिर एक्सपैंड तो कर नहीं पाएगा, टीथ एक्सपैंड तो कर नहीं सकता, तो वो पेन होने लगता है। ठीक है, उसी को करने के लिए फिर वो अपना उसको स्क्रेप कर देते हैं, इनामल को, डेंटाइन को, ताकि नर्व्स थोड़े ओपन हो जाएं। ठीक है, ये सब चीज़ें आप भाई मेडिकल करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को और डिटेल में समझ में आएगा। अभी के लिए तो आप उतना ही करोगे, बहुत कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ें हमने। ठीक है, ठीक है, ओके। फिर वी हैव सीन, तुमको पता ही होगा, पैपिलीज जो उसके अंदर होती है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ पैपिलीज, टेस्ट बड्स कैसे एक्ट, कौन सा टेस्ट कहाँ पे रिसीव होता है, वो चीज़ भी हमने देखी थी। फंक्शन टंग के बहुत ज़रूरी है, फंक्शन हमने टंग के देखे थे, फंक्शन ये होते हैं, बिकॉज जो भी पार्ट्स अगर आपसे कोई पूछेगा ना, इस इन चैप्टर में क्या होता है, इफ यू आर एबल टू, इफ यू गॉट अ क्वेश्चन ऑफ एनी पर्टिकुलर लाइक डाइजेस्टिव, so there is a sequence initially. What you have to do is just remember this piece, okay, this is very important now. So इस पूरे यूनिट में जो like explaining the entire concept, like they will say explain the different kind of enzymes जो digestive system में आते हैं, different kind of glands जो digestive system में आते हैं, है ना। फिर कोई बार क्वेश्चन आता है कि पूरी बॉडी में लाइक ब्रेन से लेके लेग्स तक कौन कौन से ग्लैंड्स हैं और उनका सिक्रीशन क्या क्या है, वो कहाँ कहाँ यूज होता है, तो यू गेट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, है ना। तो इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी पार्ट पढ़ रहे हो, आपको उसका फंक्शन ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, जो भी पार्ट पढ़ रहे हो आपको उसका फंक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। salivary gland हमने किया था, then I had explained you the different kind of 3 different position of these salivary glands। जो हमने पहला वाला किया था, that was your parotid, जो जस्ट आपके ईयर के नीचे होता है, दिस इज योर पैरोटिड ग्लैंड। ओके, देन यू हैव सब मैंडिबुलर, जो यहाँ पर होता है, सब मैंडिबुलर जो जॉ होता है, जॉ जहाँ एंगल करता है, जॉ टिप से लेके जो यहाँ जाता है, इसके नीचे यहाँ पे आपका होता है सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी बोलते हैं इसको, वो ग्लैंड। फिर आपका होता है सब लिंग्यूल, जो आपके जो क्या बोलते हैं टंग होती है, टंग के जस्ट नीचे यानी सेंटर में, इस पोजीशन पे यू विल हैव योर सब लिंग्यूल। तो 3 जगह पे हमारे होते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स, और ये अपना सिक्रीशन डायरेक्टली बक्कल कैविटी में सिक्रीट करते हैं। अपना सिक्रीशन डायरेक्टली बक्कल कैविटी में सिक्रीट करते हैं, ये चीज हमने देखी थी। वी हैव सीन द डिफरेंट कंपोजिशन एंड ये सब चीज हमने देखी। दिस इज द न्यू टॉपिक व्हिच वी आर स्टार्टिंग विद टुडे। Okay, this is your pharynx। ठीक है, we'll be starting with pharynx। ओ pharynx is, अगर आपसे कोई पूछ लेना pharynx larynx, तो चलो larynx हम सबको पता है, larynx is nothing but your voice box, है ना, that is an organ, larynx is an organ। but pharynx देखो बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है कि यार pharynx है क्या, मतलब अगर आप कभी भी पढ़ोगे, pharynx मतलब ऐसा कोई organ नहीं है बॉडी के अंदर ना। फॉर एग्जांपल एपिग्लॉटिस है, बक्कल कैविटी है, टीथ है, टंग है ना, these are different kind of
इंडिविजुअल ऑर्गन्स। तो फेरिंग्स एज इन देयर इज नो ऑर्गन, फेरिंग्स नाम का कोई ऑर्गन नहीं है, बस एक रीजन है जिसको नाम दे दिया गया है फेरिंग्स। ठीक है, एक रीजन है जिसको नाम दे दिया गया है फेरिंग्स। और ये रीजन कौन सा है? ये फनल शेप एरिया, मतलब जैसे ही यू स्वॉलो फूड फ्रॉम हेयर, उसका जो नीचे जाता है, ये जो फनल शेप स्ट्रक्चर है यहाँ पे, बिफोर योर ऑल दिस थिंग्स के ऊपर, वॉइस बॉक्स के ऊपर, वी विल गो स्टेप बाय स्टेप नीचे, तो उस रीजन को ये लोग फेरिंग्स बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो आई विल जस्ट जूम इन ऑन दिस डायग्राम। सॉरी, बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है मैंने। So this is the same diagram. If you see, this is your nostrils होंगे यहाँ पे, this is your nasal chamber, ये है nasal internal layers, यानी नोज की जो इंटरनल ओपनिंग होती है ना, बाहर से टेक ब्रीथ एंड जो अंदर कैसे जाएगा, दैट इज इंटरनल लेयर्स, जो इंटरनल ओपनिंग होती है। ठीक है, then you definitely know these two pipes. One is your trachea, trachea को wind pipe बोलते हैं। trachea के ऊपर एक organ होता है जिसका नाम होता है glottis, है ना। trachea की opening को बोलते हैं glottis, trachea की जो opening होती है उसको बोलते हैं glottis। फिर जो food pipe होती है जो पीछे के साइड पे होती है, फ्रंट साइड पे जो है that is your trachea, ओके। उसके पीछे जो होती है that is your esophagus और food pipe, उसके पीछे होती है दैट इज योर वेंट्रल कॉलम। ठीक है, आपके जो नर्व्स वगैरह जो जाते हैं बॉडी में, स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑल, तो वो यहाँ पर होती है। जो ट्रेकिया है, इसकी जो ओपनिंग है, सबसे ऊपर जो टिप है, उसकी ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस, ग्लॉटिस। और आपको एक वर्ड पता होगा, एपीग्लॉटिस। एपी, हमेशा एपी मतलब क्या होता है? यूजुअली एपी मतलब क्या होता है? एपी मतलब क्या होता है? एपी मतलब ऑन इट, ऑन द सरफेस, या फिर समथिंग लाइक दैट, आउटर कवर। हाँ, तो इसमें क्या होता है, एक एपिग्लॉटिस, इट्स एन ऑर्गन जो इस पाइप को क्लोज कर जाता है। एक ऑर्गन होता है जिसका नाम है एपिग्लॉटिस, यू ऑल नो, जो जब हम फूड सोलो कर रहे होते हैं, देखो ये पाइप ऐसी है, देखो यार, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से नोज से आप ब्रीथ करोगे और खाना भी यहाँ से आएगा, तो ये जो कैविटी है ना, ये कॉमन है, मतलब ये जो नीचे जाके ना, दिस इज कॉमन। तो क्या हो सकता है, ये जो आप ब्रीथ कर रहे हो, एयर यार फूड पाइप में चले जाए, कोई इशू है? नहीं, कोई इशू नहीं, चले जाए, एयर ही तो है ना। तो बट फूड है, जो आप फूड यहाँ से खा रहे हो, भाई फूड अगर विंड पाइप में चला गया तो सांस रुक जाएगी, तो दिक्कत हो जाएगी ना। यस और नो? कभी कभी अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है या नहीं किया, आई डोंट नो, बट समटाइम लाइक इफ यू आर ईटिंग फूड, तो आपको कोई हंसा देता है, कोई जोक मार देता है, छींक आ जाती है, फिर एनीथिंग। सो कभी कभी योर फूड एंटर्स, पता है कहाँ? इन योर इंटरनल लेयर्स, नोज की पैसेज में भी फूड चला जाता है। हुआ है आप लोगों के साथ? ऑब्जर्व किया ऐसा चीजें? यस सर, हुआ है एक्सपीरियंस, यस डेफिनेटली सबने किया है। यूजुअली जब उस टाइम पे कोई हंसा देता है, खांसी दे देता है, तो पूरा फिर यू फील समथिंग, मतलब यू कैन नॉट लाइक एक्सप्लेन दैट काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, जो कुछ सेकंड्स के लिए रहती है अंटिल इट क्लियर्स ऑफ। थोड़ी देर के लिए वो रहती है, इट्स अनकंफर्टेबल सिचुएशन की, भाई क्या हो गया है, राइट। सो इफ आई टेल यू कि दिस पूरा जो स्पेस है ना, ये पूरा स्पेस भाई खाली है, मतलब भाई ये फूड जो है, ये इसके अंदर ही जा सकता है। तो ये प्रिवेंट करने के लिए इसके ऊपर क्या होता है, एपीग्लॉटिस, ग्लॉटिस इज दी ओपनिंग। ग्लॉटिस के ऊपर एक क्या होता है, लिड टाइप होता है। वो लिड क्या करता है भाई, जब फूड हम खाना खाते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो एपीग्लॉटिस विंड पाइप को कवर कर जाता है, एपीग्लॉटिस विंड पाइप को कवर कर जाता है ताकि फूड उसके अंदर ना जाए। ठीक है, ओके। तो विंड पाइप की जो ओपनिंग है उसको ग्लॉटिस बोलते हैं, ईसोफेगस की जो ओपनिंग है उसको गलट बोलते हैं। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ईसोफेगस की जो ओपनिंग होती है उसको हम गलट बोलते हैं, गलट, GULLET, GULLET, है ना। ईसोफेगस की जो ओपनिंग होती है उसको हम गलट बोलते हैं, करेक्ट। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है विच यू हैव टू राइट इन योर आंसर्स एज वेल, कि भाई फेरिंग्स जो है, इट्स नॉट एन ऑर्गन, बट ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दिस जस्ट एन एरिया। ये एक एरिया को नाम दे दिया गया है कि बक्कल कैविटी लीड्स इनटू योर फेरिंग्स, फेरिंग्स लीड्स इनटू ईसोफेगस एंड एवरीथिंग। ठीक है, बाकी सब चीजें हम पढ़ेंगे। तो फेरिंग्स भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन, ओ ओ ओ ओ ओ, सरिता आई थिंक यू आर नॉट म्यूट, कर दिया मैंने म्यूट।
यस, डेफिनेटली करेक्ट प्रतीक। हाँ, सो व्हाट आई एम सेइंग इज फेरिंग्स जो है, नेजोफेरिंग्स तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज योर नेजोफेरिंग्स, वन इज योर ओरोफेरिंग्स एंड वन इज योर लेरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, तीन पार्ट्स में डिवाइडेड। आई विल टेल यू कि मैंने लिखा भी हुआ है इजीली, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। भाई देखो, जो ओपनिंग है, जो ये देखो, सबसे पहले नेजो अगर हम देखें, नेजो कहाँ पे होता है? पार्ट वेयर इंटरनल लेयर ओपन। जो इंटरनल लेयर्स है ये रही, मतलब जो आप ब्रीद इन करते हो, वो जो एयर अंदर से जहां से निकलती है उसको बोलते हैं इंटरनल लेयर्स। अंदर की साइड पे जहां जाके निकलेगी, उसके पास जो रीजन होता है, उसके पास जो रीजन है उसको बोल देते हैं हम क्या? नेजोफेरिंग्स। उस रीजन को बोल देते हैं नेजोफेरिंग्स। ठीक है, इट इज लाइंड विद सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। इट इज लाइंड विद सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, ये रीजन। तो नेजोफेरिंग्स समझ में गया। नेजो समथिंग रिलेटेड विद नोज, तो उससे आप लिंक कर सकते हो उसको नेजोफेरिंग्स को, है ना? ठीक है, फिर अगर आप देखो ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स देखो, अगर मैं आपको बताऊं तो ओरोफेरिंग्स कहाँ है? देखो, बक्कल कैविटी ओपन्स इन ओरोफेरिंग्स। तो ये जो आपकी बक्कल कैविटी है ना, ये जो आपकी बक्कल कैविटी है, ये जो पार्ट है, ये वाला जस्ट टंग के पीछे वाला पार्ट है, जस्ट टंग के पीछे वाला पार्ट इज योर ओरोफेरिंग्स। ठीक है, oropharynx is lined with non-keratinized squamous stratified epithelium. Non-keratinized is like keratin deposition नहीं है। Squamous मतलब भाई squamous नहीं है। Squamous मतलब flat, stratified मतलब उसमें striations होंगी, layered होगा वो, and epithelium मतलब epithelium। ठीक है, flat cells है, मल्टी लेयर्ड है एंड नॉन कैरेटनाइज्ड है। इसका मतलब हो गया। फिर यू हैव लेरिंगोफेरिंग्स। लेरिंगोफेरिंग्स होता है नियर द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया, जस्ट इसके ऊपर, ट्रेकिया के जस्ट ऊपर जो रीजन होता है भाई, ट्रेकिया के जस्ट ऊपर जो रीजन होता है उसको हम बोल देते हैं, ट्रेकिया के जस्ट ऊपर जो रीजन होता है उसको बोल देते हैं हम लेरिंगो फेरिंग्स, लेरिंगो फेरिंग्स। ठीक है, ओके, अंडरस्टैंडिंग द पोजीशंस इनकी। एंड ये भी होता है लाइन विद नॉन कैरेटनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम। सेम चीज है, दोनों में इनमें सेम होता है, इसके थोड़ा अलग होता है। ये चीज समझ में आ गई फेरिंग्स की, कि फेरिंग्स इज नॉट अ ऑर्गन। फेरिंग्स कोई ऑर्गन नहीं है, दिस इज जस्ट द स्पेसेस। डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ जगहें हैं जहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट है। तो फेरिंग्स भी तीन पार्ट में डिवाइडेड है, नेजो, ओरो एंड लेरिंगो। नेजो इज जस्ट बिहाइंड योर इंटरनल लेयर्स, ओरो इज जस्ट behind your buccal cavity, and laryngo is just on the top of your trachea. सिंपल, इसमें कोई डाउट है? नहीं होगा, वेरी सिंपल थिंग। ओके, अब आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हिस्टोलॉजी। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हिस्टोलॉजी। है ना? अब क्या होने वाला है देखो, अब बिकॉज अब हम जो देख रहे थे, अभी तक कोई भी पाइप्स नहीं आई थी, कोई भी राउंड सर्कुलर स्ट्रक्चर नहीं आता जिसका हम टीएस लेके देख सकते हैं, जिसका हम टीएस लेके देख सकते हैं। बट इफ यू सी कि अभी जैसे ही खाना है तो रेस्पिरेशन तो हम देखेंगे ना, ट्रेकिया का काम हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अब हमें देखना है ईसोफेगस का। तो ईसोफेगस से लेके टिल द एनस, द एंटायर थिंग इज पाइप्ड। एंटायर थिंग इज पाइप्ड। पाइप्ड मतलब सर्कुलर स्ट्रक्चर्स है। लाइक स्टार्ट विद ईसोफेगस, देख लो पाइप, पूरा पाइप है ना, लाइक अ सिलेंडर। देन योर स्टमक एक पाउच जैसा है, बट इट्स अगेन अ सिलेंडर कैंड, बीच में से हॉलो है, चारों तरफ से कवर्ड है। देन योर स्मॉल इंटेस्टाइन, देन योर लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस, है ना। तो एंटायर थिंग अभी एक कनाल के फॉर्म में चल रही है, इसलिए हम एलिमेंट्री कनाल भी यूज करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स एवरीथिंग, देन एलिमेंट्री कनाल इंक्लूड्स ईसोफेगस से नीचे, ईसोफेगस से नीचे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि भाई कौन कौन से इनमें टिश्यूज होते हैं, बिकॉज हम क्या करने वाले हैं, हमने अभी हम जो देखने वाले हैं दैट इज योर, कि इनके अंदर कौन कौन से टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। हम क्या करेंगे, ईसोफेगस लेंगे, कट करेंगे और उसको स्टडी करेंगे। बीच में हॉलो है, यस वी ऑल नो ईसोफेगस बीच में हॉलो है। वो कैसा हॉलो होता है वो भी हम आगे देखने वाले हैं। बट हम ऑब्जर्व करेंगे भाई इसके सबसे अंदर, अंदर वाली जो सेल है लूमेन के पास, कैविटी के पास, उसमें कौन से सेल्स हैं, बीच में कौन से सेल्स हैं, सबसे बाहर कौन से सेल्स हैं।
तो वो स्टडी को हम बोलते हैं स्टडी ऑफ internal cells, study of cell structures, then their arrangement is called as histology in case of animals. Okay, so उसमें अभी हम क्या करने वाले हैं, okay, उसमें हम क्या भी करने वाले हैं, देखो 4 लेयर में डिवाइडेड होता है। अगर आप किसी भी पार्ट को उठा लो, फॉर एग्जांपल ईसोफेगस उठा लो, स्टमक उठा लो, इंटेस्टाइन उठा लो, लार्ज इंटेस्टाइन उठा लो, ठीक है, आप उसका कट करो, उसका टीएस ले लो, ये 4 लेयर्स तो आपको मिलनी है ना जी, ये 4 लेयर्स तो आपको मिलनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। कौन सी वो 4 लेयर है? सबसे पहले जो आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट का मतलब सबसे बाहर वाली जो पाइप होगी उसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम, या फिर उसे हम बोलते हैं सेरोसा। ये वर्ड्स अनफॉर्चुनेटली आपको याद रखने पड़ेंगे, अदरवाइज आप भूल जाओगे, और ये आंसर में नहीं लिखोगे देन आंसर इज ऑफ नो यूज, ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट योर स्मॉल क्लासेस जहाँ पे ईसोफेगस लिख के काम चल जाएगा, नहीं वैसा नहीं होने वाला। नाउ इन 11 so you will have to write the details. The outermost layer is called as peritoneum, or you can call it serosa, and it is made up of what? It is made up of simple squamous epithelium. Okay, it is made up of simple squamous epithelium. Okay, then the second layer, like inside peritoneum or inside serosa, is a layer which is called as muscularis. Muscularis is the region. Muscularis is the layer which involves all the muscles, different kind of muscles which are present in the esophagus, ना? Because उसके अंदर भी एक movement होता है, contraction and relaxation. Stomach के अंदर भी movement होता है, contraction and relaxation, ताकि food continuously body में अंदर की तरफ चलता रहे, ठीक है, अंदर की तरफ चलता रहे, है ना? तो जो सेकंड लेयर है इसको बोलते हैं मस्कुलरिस, इसकी सेकंड लेयर होती है उसको नाम है मस्कुलरिस। इसके अंदर दो कॉमन टाइप के जो हमें मसल्स मिलेंगे, दैट इज आउटर साइड पे जो है दैट इज योर लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स, है ना, आउटर साइड पे है दैट इज योर लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स, एंड इनर साइड पे है योर सर्कुलर मसल्स। समझ में आई बात? देखो सबसे बाहर वाली लेयर का नाम है सेरोसा, इट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। सेकंड लेयर है मस्कुलरिस। मस्कुलरिस कोई लेयर का नाम नहीं है, मस्कुलरिस में दो टाइप के मसल सेल्स होते हैं। फर्स्ट इज लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स, देखो मैंने यहाँ जो बनाए हुए हैं जो डॉट डॉट है दैट इज योर लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स, है ना, एंड जो ये लाइंस बनाई हुई ब्लैक कलर की दिस इज योर सर्कुलर मसल्स। सर्कुलर मतलब वो सर्कुलर में रिवॉल्व करेगी, एंड लॉन्जिट्यूडिनल आपको पता ही है, ठीक है, लॉन्जिट्यूडिनली होगी वो ये अपने मसल सेल्स, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी बताने जा रहा हूँ कि देखो जो लॉन्जिट्यूडिनल मसल है एंड सर्कुलर मसल है, दिस इज कॉमन। लॉन्जिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल इज कॉमन, ये कॉमन है पूरे एलिमेंट्री कैनाल में। मतलब आप कुछ भी उठा लो आपको लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स तो मिलेगा ही मिलेगा, बट एक सबसे यूनिक या फिर एक्सेप्शन की अगर आप बात करो तो एक टाइप ऑफ मसल्स होते हैं जिनका नाम है ऑब्लिक, यानी इस वे में अरेंज्ड होते हैं, वो ऑब्लिकली अरेंज्ड होते हैं, लाइक नॉट फ्लैट, है ना, नॉट सर्कुलर, नॉट लॉन्जिट्यूडनल, बट भाई क्या ऑब्लिक होते हैं। वो ऑब्लिक होने का कारण क्या है? बिकॉज स्टमक में जो ब्रेक डाउन होता है फूड का सबसे ज्यादा होता है, मतलब जो फूड चर्निंग करना होता है उसको छोटे पीसेस में करना होता है ताकि मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन शुड टेक्स प्लेस इन इंटेस्टाइन। दैट इज द रीजन कि यहाँ पर मसल्स की और ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है देन योर इसोफेगस। क्या करता है, सॉलिड फूड है स्मॉल पार्ट्स में किया हुआ उसको जस्ट स्टमक में पुश इन कर देता है, तो उसको उतनी मसल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। दो यस इट इज मसल्स रिक्वायर्ड, तो मसल्स तो दी हुई है ना भगवान ने उसे, लॉन्जिट्यूडनल मसल्स है, सर्कुलर मसल्स है, बट स्टमक के पास एक एक्स्ट्रा मसल है, हमेशा याद रखना। स्टमक के पास एक एक्स्ट्रा मसल है जिसका नाम है ऑब्लिक मसल्स आर प्रेजेंट एज मिडल लेयर इन स्टमक। तो भाई जो ऑब्लिक मसल्स है ना आपकी, ऑब्लिक मसल्स मिडल लेयर के तौर पे काम करती है, ऑब्लिक लेयर मिडल लेयर के तौर पे काम करती है ऑब्लिक मसल, ठीक है, ऑब्लिक जो मसल है मिडल लेयर के तौर पे काम करती है। इन केस ऑफ व्हाट, ऑब्लिक मसल किसमें प्रेजेंट होगी? सिर्फ ऑब्लिक मसल सिर्फ किसमें प्रेजेंट होगी?
इतना इतना डाउटफुल क्यों हो, इतना डाउटफुल क्यों, इतना सोच क्यों रहे हो? जस्ट अभी बताया ना मैंने, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया है वो चीज। दैट्स व्हाट, मुझे पता था कि लोगों ने कैच नहीं किया होगा ये पॉइंट, दैट्स व्हाई आई हैड आस्क्ड। देखो भाई, आउटर मोस्ट लेयर पेरिटोनियम सेरोसा, दैट इज कॉमन इन योर एंटायर एलिमेंट्री कैनाल। सबसे पहले एवरीवन, अगर आप अभी भी कंटेक्स्ट में नहीं हो कि भाई मैं पढ़ा क्या रहा हूँ ना, तो प्लीज ओपन योर आईज एंड जस्ट लिसन टू मी वंस अगेन। We are studying different kind of layers, different kind of layers made up of different kind of cells inside your alimentary canal. हमने एक एलिमेंट्री इसोफेगस लिया, उसका ट्रांसफर सेक्शन लिया, नाउ वी आर ऑब्जर्विंग इट अंडर अ माइक्रोस्कोप। वी आर ऑब्जर्विंग सबसे पहली लेयर जो हमें सबसे बाहर मिलती है, उस लेयर का नाम हमने दे दिया सेरोसा। इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? इट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ऑब्जर्व किया, ओके डन, साइड हटाओ। नेक्स्ट लेयर हमने देखी और नीचे है, देखा भाई यहाँ पे एक लेयर है, उस लेयर का नाम दे दिया मस्कुलरिस। क्यों नाम दिया मस्कुलरिस? क्यों भाई, सेकंड जो लेयर आ रही है ऊपर से, इसके अंदर मसल सेल्स हैं। कौन से मसल सेल्स हैं भाई? सबसे पहले तो है लॉन्जिट्यूडनल मसल सेल, उसके बाद है सर्कुलर मसल सेल्स। ये जो दो मसल सेल्स है भाई कॉमन है, ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल में आपको मिलेंगे। इसोफेगस में देखोगे तो भी मिलेंगे, इंटेस्टाइन में देखोगे तो भी मिलेंगे, ठीक है, स्टमक में देखोगे तो भी मिलेंगे। बट भाई स्टमक कुछ एक्स्ट्रा करता है ना, स्टमक इतना बड़ा स्ट्रक्चर क्यों बना है? स्टमक को एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन की जरूरत होती है, नॉट एक्स्ट्रा बट बिकॉज द स्ट्रक्चर इज बिग, इट्स नॉट अ पाइप, द स्ट्रक्चर इज बिग फॉर प्रॉपर डाइजेशन, प्रॉपर मिक्सिंग, प्रॉपर चर्निंग ऑफ फूड की जरूरत होती है। तो सिर्फ और सिर्फ अपना स्टमक में एक एक्स्ट्रा मसल्स होती हैं जिनका नाम है ऑब्लिक मसल्स। जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है ऑब्लिक मसल्स। So oblique muscles are present as middle layer in what? In stomach. आई बात समझ में? तो अगर 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 फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इंटेस्टाइन में कौन सी मस्कुलरिस होती है, इंटेस्टाइन में कौन सी मस्कुलरिस होती है? इंटेस्टाइन में कौन सी मस्कुलरिस होती है? कौन से टाइप के मसल सेल्स होते हैं? लॉन्जिट्यूडनल एंड सर्कुलर। एंड व्हाट इफ आई आस्क यू कि भाई स्टमक में कौन से मसल सेल्स होते हैं, मसल लेयर्स होती हैं, मसल्स होते हैं स्टमक में? ओके देखो यहाँ पे रॉन्ग हो गए ना आप, बिकॉज एवरीवन इज राइटिंग ऑब्लिक ऑब्लिक ऑब्लिक। नो, यस आकांक्षा ने सही लिखा, दैट इज तीनों ऑब्लिक एंड द रेस्ट। प्रतीक हैज आल्सो रिटन द राइट आंसर। यस, सानिका आल्सो हैज रिटन द राइट आंसर। इट इज तीनों, लॉन्जिट्यूडिनल भी होगा जी, सर्कुलर भी होगा एंड ऑब्लिक भी होगा भाई, तीनों होंगे। आई बात समझ में? लॉन्जिट्यूडिनल भी है जी, सर्कुलर भी है जी, ऑब्लिक भी है जी। ओके डन, समझ में आ गया? सेकंड लेयर मस्कुलरिस। ओके चलो नेक्स्ट जो थर्ड लेयर आती है जिसको बोलते हैं सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा में क्या होता है भाई? सब म्यूकोसल जो लेयर है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? बिकॉज सब म्यूकोसा बनी हुई है डेंस कनेक्टिव टिश्यूज से। सब म्यूकोसल जो लेयर है बनी हुई है डेंस कनेक्टिव टिश्यू से, एंड इसके अंदर होते हैं सारे हमारे ब्लड कनेक्टिव टिश्यूज, ब्लड वेसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। सब म्यूकोसल जो रीजन होता है, इसके अंदर हमारे होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। डेंस कनेक्टिव टिश्यूज में क्या होता है? ब्लड वेसल्स इनके अंदर होते हैं, ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो म्यूकोसल जो आखिरी लेयर होती है, दैट इज द सबसे इंटरनल लेयर। इसके बाद फिर ल्यूमेन होता है, यानी कैविटी खाली होता है जिसके अंदर खाना वाना पास हो रहा होता है वो। ये मैंने टीएस बनाया हुआ है, मतलब ऐसे इसको सर्कुलर में अज्यूम करना पड़ेगा आप लोगों को, हर एक लेयर को ऐसे ऐसे अज्यूम करना पड़ेगा, ऐसे 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 हर एक लेयर को आपको अज्यूम करना है खुद से, तब ये एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। ये हॉलो स्पेस होगी बीच में, ठीक है। तो जो चौथी लेयर है सबसे इंपॉर्टेंट है म्यूकोसा।
बिकॉज ये फूड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है ना, ये फूड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है। तो सबसे पहले इसको तीन टाइप के सेल्स होते हैं इसके अंदर। सब तीन टाइप की, लेयर बोलो या सेल बोलो, लेयर ही बोल देते हैं, लेयर सेल से ही बनती है वो लेयर। तो सबसे जो पहली लेयर है दैट इज मस्कुलरिस म्यूकोसी, मस्कुलरिस म्यूकोसी। सेकंड जो लेयर है दैट इज योर लेमिना प्रोप्रिया, लेमिना प्रोप्रिया। एंड द थर्ड लेयर इज योर एपिथेलियल लेयर। एपिथेलियल लेयर जो होती है इसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं। एपिथेलियल लेयर इज द इंटरनल लेयर। इसके बाद भाई बस खाना ही बचता है यहाँ पे। उसके बाद हॉलो स्पेस है, और वो तो हॉलो रहेगी, आप उसके अंदर अपने कुछ खाना खाया होगा, वो पड़ा होगा। आई बात समझ में? तो जो म्यूकोसा लेयर है, सबसे इंटरनल लेयर तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, मस्कुलरिस म्यूकोसी, लैमिना प्रोप्रिया एंड योर एपिथेलियल। ओके, एपिथेलियल आपके जितने भी ग्लैंड्स होते हैं। अब देखो, अगर इस ये आपसे पूछूं भाई, अगर आपसे मैं पूछूं, आप मुझे देख के बताओ कि ये डायग्राम है, दिस इज योर कैविटी, ये है बॉडी कैविटी, तो इनमें से कौन सी लेयर सिक्रीशन करनी चाहिए? फॉर एग्जांपल HCl हो गया, है ना, फॉर एग्जांपल पेप्सिन हो गया, है ना, जितने भी एंजाइम्स हमें सिक्रीट करने हैं टू डाइजेस्ट ईच एंड एवरी कंस्टिट्यूएंट विच वी ईट, तो जो सिक्रीशन होगा वो कौन सी लेयर करनी चाहिए सिक्रीशन? विच लेयर शुड डू द सिक्रीशन? ओके, एक ने लिखा है, और कोई? एनीवन एल्स वांट टू ट्राई? जो फूड के सबसे पास हो, माय क्वेश्चन इज, कौन है फूड के सबसे पास? एपिथेलियल लेयर, यस। बाकी लोग कहाँ सो रहे हैं? एपिथेलियल लेयर सबसे पास है ना फूड के, तो एपिथेलियल लेयर पे ही सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। एपिथेलियल लेयर पे ही सारे ग्लैंड्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स की जो पोजीशन होती है, मान लो एग्जैक्टली एपिथेलियम पे नहीं है, और उनका सिक्रीशन तो भाई इसी के थ्रू निकलेगा। उनका सिक्रीशन तो चाहे ये हो, इसका सिक्रीशन बाहर निकलने के लिए आएगा तो यहीं से, बट ऐसा होता नहीं है। मोस्टली जितने भी ग्लैंड्स होते हैं वो सारे एपिथेलियम इसी लेयर में होते हैं, ताकि डायरेक्ट सिक्रीशन फूड के ऊपर छोड़ा जा सके, डायरेक्ट सिक्रीशन फूड के ऊपर छोड़ा जा सके डायरेक्ट। आ गई बात समझ में? तो तीनों लेयर क्लियर है जी। हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, पहली लेयर सेरोसा मस्कुलरिस सब म्यूकोसा म्यूकोसा। मैं पेरिटोनियम ज्यादा याद नहीं करता हूँ, बिकॉज पेरिटोनियम इज कम्प्लीटली डिफरेंट, बट इफ यू सी सेरोसा मस्कुलरिस सब म्यूकोसा म्यूकोसा, एक जैसे साउंड करते हैं सारे। एस एस एम, अगर एक और चीज से याद करना है, इट इज एस एम एस एम। एस से सरोसा, एम से मस्कुलरिस, एस से सब म्यूकोसा, एम से म्यूकोसा, एस एम एस एम। ओके, आई बात समझ में? क्लियर है? Should we move next thing? Okay. We will be starting with your esophagus. सबसे पहले esophagus करते हैं। हमने pharynx देख लिया, अब we will be seeing the esophagus. So if you know, ये हमने पहले भी किया, ट्रैकिया ये रहा, esophagus ये रहा। esophagus is your food pipe। क्यों food pipe बोलते हैं इसको? Because food इसके थ्रू पास करता है stomach। फूड जो हम एंगल्फ करते हैं सबसे पहले esophagus से होता हुआ वो स्टमक के अंदर जाता है, ना कि ये ट्रैकिया से। इसोफेगस की जो ओपनिंग होती है उसका नाम जो दिया गया है दैट इज अ गलेट, GULLET, गलेट। इसोफेगस की जो ओपनिंग है उसको गलेट बोला गया है। एंड इसका लेंथ अगर आप जानना चाहो तो ये 22 से 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 22 से 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, इमेजिन कर लो आपका 15 सेंटीमीटर वाला स्केल कितना, वो एंड हाफ मोर। ठीक है, ओके। अब देखो, अगर आप इसकी हिस्टोलॉजी देखने जाओगे ना, इसकी हिस्टोलॉजी इसोफेगस की,
भाई हमें पता है ये सेरोसा तो होना ही है, मस्कुलरिस भी होगा, सब म्यूकोसा भी होगा, म्यूकोसा होगा, कॉमन है ये, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट म्यूकोसा जो होगा, म्यूकोसा हैविंग म्यूकस ग्लैंड्स। जो म्यूकोसा होता है, इसका नाम से पता चल रहा होगा आपको, उसके अंदर म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं या फिर म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं। म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स को एक नाम दिया गया है, अगर आप लोगों को किसी को याद है तो। म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स को एक नाम दिया गया है, एनीवन रिमेम्बर क्या है वो? समथिंग, वो नाम हैरी पॉटर की एक सीजन का, सीजन और यू से एक पार्ट का नाम भी है। यस, गुड। मैंने हिंट दिया उससे आया या ऐसे ही आ गया? टेल मी। मैंने हिंट दिया तब आया ना सबको? आई थिंक माय हिंट वाज वेरी वेरी गुड। गॉबलेट सेल्स उन्हें बोलते हैं जो म्यूकस सीक्रेट करते हैं। हाँ जी, ठीक है। ये हो गई अपनी हिस्टोलॉजी की। सबसे एक इंपॉर्टेंट बात है, इसकी जो मस्कुलरिस लेयर है ना, इसकी जो मस्कुलरिस लेयर है उसको बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर मस्कुलरिस लेयर देखोगे ना, इसमें मसल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स टाइप्स के। तो जो ऊपर का टॉप टॉप 1/3 पोजीशन है इसोफेगस का, वो बना होता है स्केलेटल मसल से। स्केलेटल मसल्स अगर मैं पूछूं क्या वो वॉलेंट्री होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं स्केलेटल मसल्स? स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री होते हैं, यानी वी कैन कंट्रोल स्केलेटल मसल्स, ठीक है। स्मूथ मसल्स को वी कैन नॉट कंट्रोल। तो जो ऊपर का 1/3 पोर्शन होता है वो बना होता है, नीचे का जो 1/3 पोर्शन होता है वो बना है किससे? देखो ये लिखा हुआ है, लोअर 1/3 इज स्मूथ मसल सेल्स, और बीच का जो रीजन इट इज मेड अप ऑफ बोथ, मिक्स्ड बोथ स्मूथ एंड ये। तो इसमें क्या है, एक चीज होती है कंट्रोल इसको बोलते हैं, बिकॉज वो चीज वॉलेंटरी है। योर कनेक्शन इज अनस्टेबल एस आर यू एबल टू हेयर मी? सुन पा रहे हो ना आप लोग? या बिकॉज देखो अगर कभी कभी होता है ना, इफ यू लाइक एंगल्फ समथिंग और आपको अचानक से या कि वो मुझे नहीं खाना या फिर कुछ गलत खा लिया, यू जस्ट वांट्स टू लाइक टेक इट बैक। सो अगर वो आपके इस रीजन तक पहुंचा इसोफेगस के, तब तक आप उसको वापस निकाल सकते हो। समझ गए? व्हाई? बिकॉज भाई वहाँ स्केलेटल मसल्स है, यू कैन कंट्रोल देम, दे आर वॉलंटरी। आप खुद से बोल सकते हो कि मतलब वो अपने आप होता है, दैट्स एन रिफ्लेक्स एक्शन, बट बिकॉज वो वॉलेंटरी है, आप कंट्रोल कर सकते हो, आपके कंट्रोल में, आप वो चीज वहां से वापस बाहर ला सकते हो फ्रॉम योर माउथ ओनली, और कहीं से नहीं। तो वो चीज वहां से बाहर आ सकती है। जैसे ही वो इसके नीचे चला गया तो भाई वो कंट्रोल लूज कर जाता है, फिर भाई तो वो फूट जा रहा है, तो वो अपने भाई अपने भरोसे चल रहा है, ठीक है। फिर वो अपने भरोसे पहुंच जाएगा उसको जहाँ पहुंचना है। आई बात समझ में आ गई कि मस्कुलरिस लेयर में क्या चेंजेस है? स्केलेटल मसल से बना हुआ है पहला पार्ट, बाकी स्मूथ एंड उससे बना हुआ है मिक्स, और जो लास्ट लेयर है कंप्लीटली मेड अप ऑफ स्मूथ सेल्स। बाकी सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा में इतना कुछ नहीं, वही डिफरेंस है। बट अगर आप इसोफेगस को ऐसे टीएस देखोगे ना, उसमें कभी भी आपको ऐसे खाली स्पेस नहीं दिखेगा, खाने को स्पेस बनानी पड़ती है। बिकॉज ये जो लेयर्स है ना, सेरोसा म्यूकोसा मस्कुलरिस सब म्यूकोसा म्यूकोसा, ये ऐसे ऐसे एकदम बिल्कुल मतलब ऐसे अरेंज होता है कि बिल्कुल गैप ही नहीं छोड़ते ये अपने बीच में। मतलब ये अगर सर्कल आप अज्यूम करो, ये तो इसके पीछे थोड़ा थोड़ा गैप है, यानी खाने को जगह बनाते हुए इनके बीच में से निकलना पड़ता है, बिकॉज इनका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन वो चीज इसमें हेल्प करती है। तो अगर रिजेस बने होते हैं, ऐसे रिजेस बने होते हैं, फूड मतलब फूड सिर्फ इतने से एरिया से पास होने वाला है। कौन से एरिया से? अगर मैं आपको बताऊं तो ये वाला एरिया, फूड सिर्फ ये रीजन से पास होने वाला है। दिस इज ऑल योर लेयर्स। ये बात समझ में? This was your esophagus. Now let's see stomach. Okay. देखो esophagus स्टमक में एंटर करता है डायरेक्ट। अगर एक चीज से यहाँ पे मिस हुआ है कि नहीं हुआ, मैंने ये डायग्राम शायद आपको नहीं बताया ना, बट
I think this is very simple. I have already labeled it. Serosa layer, longitudinal, circular, submucosa, muscularis, lamina and epithelial में किया हुआ है. इसका और डिटेल डायग्राम आप नेट पे भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं. और ईसोफेगस जो एंटर करती है स्टमक के अंदर, तो ईसोफेगस का जो कंटेंट है स्टमक के अंदर लोड करना है, तो उसको एक स्पिंस्टर इज लाइक काइंड ऑफ अ मसल, एक मसल ही होता है, उसको स्पिंस्टर बोलते हैं. तो उसको एक स्पिंस्टर को पास करना होता है. तो वो स्पिंस्टर इज लाइक, जैसे अगर ये है, तो अगर मैंने इसको ऐसे पिंच किया हुआ है तो ये पूरा ऐसे दब जाए. दबने की वजह से ये वाटर इधर पास ऑन नहीं हो पाएगा. बट जब मैं इसको छोड़ दूंगा तो पानी शायद बाहर निकल सकता है. सेम हैपेंस विद स्ट्रॉ ना. अगर आप स्ट्रॉ है, आप स्ट्रॉ से कुछ स्ट्रॉ अपने बीच में से दबा ली तो यू आर एक्टिंग एज अ स्पिंस्टर. आपके हैंड्स आर एक्टिंग एज अ स्पिंस्टर. अब वो खाना उसके थ्रू पास नहीं होता है अंटिल अनलेस यू ओपन इट. समझ में आ गया? तो वैसे ही स्पिंस्टर होते हैं कि कंटिन्यूअसली, ताकि वो स्पिंस्टर होने का कारण क्या है कि यार फूड है स्लोली आए, मतलब धीरे धीरे आए. मतलब अभी बाई चांस अगर यहाँ पर इनफ क्वांटिटी में फूड है तो वो एकदम से लोड इन करके इसको भर ना दे. समझ गए बात? ताकि फूड धीरे धीरे आए. वो इसका एक कारण है इंस्टिंक्टर का होना, कि भाई अगर ये लोडेड है, यहाँ पर डाइजेशन चल रहा है, अभी तक यहाँ भी डाइजेशन चल रहा है पहले वाले फूड का, बट आपको और भूख लग गई तो आप खाओगे, तो चाहते हो कि वो फूड धीरे स्वॉलो हो, धीरे अंदर आए. तो वो एक रीजन है. तो वो उसके लिए स्पिंस्टर हेल्प करता है. स्पिंस्टर ओपन करता है और जो भी कंटेंट आता है फूड का वो अंदर स्टमक के अंदर डाल देता है. ठीक है? ओके. ठीक है. ओके. फिर अगर आप देखोगे, अगर उसकी हिस्टोलॉजी, आप स्टमक की हिस्टोलॉजी देखना चाहोगे, तो एक चीज तो हमने पहले पढ़ ली थी. ये 4 लेयर तो है, सेरोसा, मस्क्यूलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा. सेरोसा, मस्क्यूलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा. फिर मस्क्यूलरिस में अगर आपको याद हो तो तीनों टाइप के मसल्स होंगे आपके, लॉन्जिट्यूडिनल, सर्कुलर एंड ऑब्लिक. एंड म्यूकोसा में, म्यूकोसल जो लेयर होती है उसके अंदर होते हैं हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड जो सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस. ठीक है. म्यूकोसल जो लेयर होती है उसके अंदर होते हैं हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस. ठीक है. ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है आपका, 3 नहीं 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. तो जो टॉप पार्ट होता है, एक तो पहले ये ना थोड़ा ऐसे ऑब्लिकली अरेंज्ड हो जाता है स्टमक, एकदम फ्लैट नहीं, ऑब्लिकली अरेंज्ड है ये स्टमक. ठीक है. और टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड. कैसे कैसे I can tell you, it's towards, what do you think? Literally on the left or right side, but a little on the which side it's more towards the left वो ज्यादा होता है your stomach towards the left side. जो टॉप पोर्शन होता है उसको बोलते हैं फंडस, जो बीच वाला रीजन होता है उसको बोलते हैं कार्डियक रीजन, जो मेन रीजन होता है फूड जहाँ पे आता है उसको बोलते हैं बॉडी, और जो टुवर्ड्स द वाला होता है उसको बोलते हैं पाइलोरी. टुवर्ड्स द एंडिंग जो होता है उसको बोलते हैं हम पाइलोरिक रीजन. पाइलोरिक रीजन कनेक्ट करता है, पाइलोरिक रीजन जो एंड हो जाता है स्टमक का, फिर यहाँ से स्टमक का एंड होते यहाँ शुरू हो जाता है क्या भाई, यहाँ शुरू हो जाता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन. फिर यहाँ पे भी एक स्पिंस्टर होता है जिसका नाम दिया गया है पाइलोरिक स्पिंस्टर. ठीक है. जिसका नाम दिया गया है पाइलोरिक स्पिंस्टर. ओके. डन. फिर एक चीज और इम्पोर्टेंट है, देखो कौन सा फूड स्टमक में कितने टाइम तक रहने वाला है, कौन सा फूड स्टमक में कितने टाइम तक रहने वाला है, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ फूड विच वी हैव ईटन. इफ यू ईटन एनी काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, तो भाई 1 से 2 घंटा फूड वो स्टमक में रहेगा, फिर वो हो जाएगा डाइजेस्ट. बट अगर आप प्रोटीन खाते हो सर, प्रोटीन खाते हो तो 3 से 4 घंटे वो फूड आपके स्टमक में रहेगा. 3 से 4 घंटे वो फूड आपके स्टमक में रहेगा. बट अगर आप फैट खाते हो, फैट इन एनी फॉर्म,
तो वो भाई फूड 4 से 6 घंटे में आपके स्टमक में रहेगा। इसलिए आप कुछ अगर ऑयली खाते हो या फिर कुछ हेवी खाते हो विच हैज मोर कंटेंट ऑफ फैट, तब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि भाई वो आप काफी देर तक ऐसे ब्लोटी ब्लोटी फील करते हो। ब्लोटी इन द सेंस कि हैवी फील करते हो कि आपने कुछ हैवी खा लिया है। ऐसा हो कभी फील किया है? यस। ये था आपका स्टमक। इसके अभी हमें देखने हैं गैस्ट्रिक जूसेस, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अगर आप ध्यान से स्ट्रक्चर को देखोगे सबसे पहले कि किस टाइप के ग्लैंड्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, किस टाइप के ग्लैंड्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। ग्लैंड का मतलब टाइप क्या होगा उन ग्लैंड्स का। तो अगर आप देखोगे ना तो इट इज जो ग्लैंड्स होंगे उसके सिंपल ब्रांच्ड एंड ट्यूबुलर होंगे। जो लेयर होगी दिस इज द एपिथेलियल लेयर, जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसके अंदर एम्बेडेड होने से उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं, ब्रांच होते हैं। तो मैंने सिंपल ब्रांचिंग दिखा दी, ज्यादा ब्रांचिंग नहीं है, सिंपल सिंगल ब्रांचिंग है ना। मतलब ऐसे नहीं कि आगे जाके ये भी डोमिनेट हो रहा है, सिंपल एक ही बार वो लोड कर रहा है। ठीक है। तो अब हमें देखना है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स हो गए। सो पहले सेल्स आप देख रहे हो जैसे ये बाहर की तरफ, अगर आप देख रहे हो बाहर होंगे अंदर भी होंगे। ठीक है, बिकॉज दिस इज कंटिन्यूएशन ना, लेयर ही है वो, ऐसा कुछ नहीं कि अलग चीज है, वो लेयर ही है। सबसे पहली चीज आप देखोगे बिकॉज सरफेस है, गॉबलेट सेल्स होना जरूरी, बिकॉज HCl सीक्रेट होता है स्टमक में। HCl स्टमक की लेयर को हार्म कर देता है, इसलिए म्यूकस कंटिन्यूस सीक्रेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए म्यूकस कंटिन्यूस सीक्रेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो उसके लिए होता है हमारे अपने म्यूकस सीक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स, वो पूरे इसके अंदर ग्लैंड के आसपास मौजूद होते हैं। सेकेंड टाइप का जो सेल्स अगर आपको देखना है ना, तो वो ये सेल्स होते हैं जो आउटर साइड पे लगे होते हैं और अंदर की तरफ अपना सिक्रीशन डालते हैं। उनका नाम है ऑक्जेंटिक सेल्स। उनका नाम है ऑक्जेंटिक सेल्स। तो क्या कर ऑक्जेंटिक सेल्स थर्ड टाइप के सेल्स होते हैं जिनका नाम होता है चीफ सेल्स, जो मैंने रेड कलर में बनाए हैं। फोर टाइप के सेल्स होते हैं, अर्जेंटिव बोलते हैं इनको, अर्जेंटिफिन, अर्जेंटिफिन, अर्जेंटिफिन बोल लो। अर्जेंटिफिन सेल्स इनोटिक, चीफ एंड अर्जेंटिफिन। ओके, कौन सा सेल क्या सिक्रेट करता है? गॉबलेट सिक्रेट करता है म्यूकस, इट्स प्रोटेक्ट्स द स्टमक की लाइनिंग बिकॉज ऑफ द HCl की प्रेजेंस है। ऑक्जेंटिक सेल क्या सिक्रेट करते हैं भाई आपके? ऑक्जेंटिक सेल के एक और नाम दे दिया गया है जिसका नाम है पैराइटल सेल। बेटा ऑक्जेंटिक याद है तो मत याद रखना। ऑक्जेंटिक सेल क्या करता है? HCl सिक्रेट करता है। HCl क्या क्या हेल्प करता है? HCl क्या क्या हेल्प करता है? क्या क्या हेल्प करता है? HCl प्रॉपर पीएच प्रोवाइड करता है फॉर एंजाइम एक्शन की, ताकि एंजाइम रिक्वायर्स पीएच ना, उसके स्पेसिफिक पीएच प्रोवाइड करता है। जर्म्स जो आ जाते हैं खाने से उनको किल करता है। एंजाइम जो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, क्योंकि जब तक खाना नहीं आया तो वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे, कंटिन्यूसली एंजाइम का सीक्रेट नहीं होता है। इनएक्टिव फॉर्म से इनको एक्टिवेट करने के लिए जो यूज होता है दैट इज योर HCl। फूड को थोड़ा सॉफ्ट भी बना देता है ताकि मोर एंड मोर उसका हम अब्जॉर्प्शन कर पाए, मोर एंड मोर उसका हम अब्जॉर्प्शन कर पाए। ठीक है, ये है HCl का काम। ओके, उसके बाद वी हैव वन मोर थिंग जो ऑक्जेंटिक सेल सीक्रेट करते हैं, दैट्स योर कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर बहुत रेयरली कोई चीज ये आपको बताएगा, बट तो मेरे सामने आ गई थी तो मैंने लिख दिया। अगर आप भी लिख दो इसको आंसर में तो यू विल फेच डेफिनेटली एक्स्ट्रा। इसको बोलते हैं कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। ये कुछ नहीं होता, बस ये विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन में एक एज अ फैक्टर हेल्प करता है। ठीक है, कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, helps in absorption of vitamin B12। ठीक है, तो सेकंड से था ऑक्जेंटिक सेल। थर्ड सेल इज चीफ सेल। चीफ सेल को पेप्टिक सेल भी बोला गया है। इसके अंदर चीफ सेल्स क्या करता है भाई? चीफ सेल नाम उसका चीफ है, यानी भाई वो चीफ सेल्स है, सारे जो मेजर एंजाइम्स है वही रिलीज करने वाला है जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। जैसे नंबर 1 इज योर पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन इज एन इनएक्टिव पेप्सिन, इनएक्टिव पेप्सिन है पेप्सिन। ठीक है, ये पेप्सिन और कहाँ और किसके डाइजेशन में यूज होती है? वी विल डू इट, डोंट वरी।
फिर भी आप प्रोरेनिन यूज होता है इनएक्टिव फॉर्म में होता है, प्रोरेनिन इज इनएक्टिव रेनिन। तो प्रोरेनिन ये मिल्क प्रोटीन्स पे एक्ट करता है, जो मिल्क प्रोटीन्स हम ले लेते हैं इन फॉर्म ऑफ एनी काइंड ऑफ फूड, उन पे ये एक्ट करता है। देन वी हैव माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज, माइल्ड मतलब बहुत ही लाइटर क्वांटिटी में, इसलिए इसका इतना इफेक्ट होता नहीं है। वी हैव माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज, ये क्या करता है, एक्ट ऑन फैट, फैट पे एक्ट करता है, बट इनएक्टिव, मतलब इनएक्टिव रहता है मोस्टली ये इनएक्टिव रहता है, ठीक है, ज्यादा एक्टिव नहीं होता। फिर जो आपके चौथे सेल है उनका नाम है अर्जेंटिफिन। अर्जेंटिफिन सेल सीक्रेट करते हैं सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन आपके हेल्प करते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, ठीक है, वेरी सिंपल। चार ही हैं, और भी होते हैं यार, बट मेरे हिसाब से चार आर मोर देन सफिशिएंट फॉर यू गाइस फॉर नाउ। ठीक है, तो ये हैं आपके तीन सेल्स, गॉबलेट सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स, चीफ सेल्स एंड अर्जेंटिफिन सेल्स। और भी होते हैं बट इनको पढ़ने की जरूरत नहीं, चार आर मोर देन सफिशिएंट। इनका सिक्रीशन हमने देख लिया। फिर जो ये जो सारे जितने भी ये चारों ग्लैंड्स हैं, चारों सेल्स हैं, ग्लैंड्स हैं, ये जो सिक्रीट करते हैं, इन चारों का, इन सबका सिक्रीशन को एक कंबाइंड वर्ड दे दिया गया है जिसका नाम है गैस्ट्रिक जूस। नाम सुना होगा, गैस्ट्रिक जूस बोल देते हैं। इन सबके सिक्रीशन को मिला के हम गैस्ट्रिक जूस बोल देते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस का अगर आप सिक्रीशन देखो, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन क्या होता है, सिक्रीशन सॉरी कंपोजिशन, सिक्रीशन ऑफ ऑल गैस्ट्रिक ग्लैंड इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिक जूस। कंपोजिशन HCl होगा, पेप्सिनोजेन होगा, प्रोरेनिन होगा, माइल्ड लाइपेज होगा, म्यूकोस होगा। पीएच उसका एसिडिक होता है, वॉल्यूम 2 से 3 लीटर डेली प्रोड्यूस करते हैं, 2 से 3 लीटर हम डेली प्रोड्यूस करते हैं। जरूरी नहीं है सिर्फ खाना पेट के अंदर जाएगा तभी ये सारे जूसेस सिक्रीट होते हैं। कभी कभी आप खाना को देखते हो तो आपका माइंड प्रोसेस कर लेता है कि आप वो चीज खाने वाले हो, और ये जो जितने भी जूसेस हैं ये सिक्रीट हो जाते हैं, ठीक है। कंपोजिशन समझ में आ गया। ठीक है, एक चीज अगर आपको पता हो, एक चीज आपको पता हो, दिस इज द लास्ट टॉपिक, विल फिनिश, विल स्टॉप हियर टुडे बिकॉज़ वी हैव 10 मिनट्स, तो 5 मिनट का टॉपिक है, विल फिनिश। सेल्यूलोज जो होता है, सेल्यूलोज जो ग्रास ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, जो सेल्यूलोज खा लेते हैं, ग्रास खा लेते हैं, ग्रास डाइजेस्ट करने के लिए सेल्यूलोज रिक्वायर्ड होता है, बिकॉज प्लांट्स में मोस्टली सेल्यूलोज होता है, यूजुअली ग्रासेस एंड ऑल में। तो सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने के लिए आपको एक एंजाइम लगता है जिसका नाम है सेल्यूलेज। यूजुअली हमारी बॉडी में सेल्यूलेज एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता है, हमारी मतलब किसी भी एनिमल्स में सेल्यूलोज होता है ताकि वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाए। तो अगर आपको देखा होगा, रूमिनेटिंग एनिमल्स वो होते हैं, रूमिनेटिंग एनिमल्स उन्हें बोलते हैं जो यार यूजुअली सेल्यूलोज वगैरह खा लेते हैं, और दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ अब्जॉर्प्शन। जैसे हमारा एक ही स्टमक होता है ना, जो रिमिनेटिंग एनिमल्स होते हैं लाइक कैटल एंड गोट, इनमें चार कंपार्टमेंट्स होते हैं इसके अंदर, स्टमक के अंदर। हमारा जैसा एक ही स्टमक होता है, इनके अंदर होते हैं चार कंपार्टमेंट। पहला होता है रूमेन, या फिर उसको पाउच बोलते हैं, दूसरा होता है रेटिकुलम, तीसरा होता है ऑस्मम, ऑस्मम या ओमैसम, ओमैसम सॉरी,
नॉट ऑस्टम, ओमासम। थर्ड, तीसरा होता है ओमासम, फोर्थ होता है एबोमासम करके ऐसा नाम है इसका, ओमासम एंड एबोमासम, ठीक है। या फिर इसको रेनेट बोल दो, आप रेनेट ही बोल दो, ओबेसम, ओबेसम इज थोड़ा लिटिल डिफिकल्ट, अब इसको रेनेट बोल दो। तो ये 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बिकॉज इनको सेल्यूलोज डाइजेस्ट करना होता है ना, इसलिए कंटिन्यूसली फूड को च्यू करते रहते हैं। तो इसके जो फर्स्ट फ्यू कंपार्टमेंट्स होते हैं, रूमेन एंड रेटिकुलम, दे आर इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द बैक्टीरिया। द बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज रूमिनोकोकस। The bacteria is called as ruminococcus. The bacteria is called as ruminococcus and वो प्रोड्यूस करता है सेल्यूलेज। सेल्यूलेज एन एंजाइम जो यूज करते हैं डाइजेशन ऑफ व्हाट, सेल्यूलेज। सेल्यूलोज के डाइजेशन के लिए सेल्यूलेज लगता है। वो सेल्यूलोज कौन प्रोड्यूस करता है, रूमिनोकोकस, रूमिनोकोकस, रूमिनोकोकस। आ गई बात समझ में, आई बात समझ में। क्लियर है, इसमें कोई डाउट है? सेल्यूलोज के डाइजेशन के लिए रूमिनेटिंग एनिमल्स में क्या एक्स्ट्रा चीज होती है, जस्ट दे हैव अ प्रेजेंस ऑफ रूमिनोकोकस बैक्टीरिया। ये जो दोनों जो रीजन होते हैं रूमेन एंड रेटिकुलम, दोनों कंपार्टमेंट्स में दे हैव सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द बैक्टीरिया जिस कॉल्ड एज रूमिनोकोकस। रूमिनोकोकस सेल्यूलोज प्रोड्यूस करता है, वो सेल्यूलेज यूज कर लेते हैं तो हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए वो प्लांट्स, ठीक है। इज इट ओके, डू यू हैव एनी डाउट? ओहो, मेरे को आपको चैट्स दिख ही नहीं रहे थे इतनी देर से। इस चैप्टर के टाइप नोट्स हैं क्या आपके पास? टाइप तो नहीं है यार, आप लोग जिसे देख देख के खुद ही लिख लेना, टाइप नोट नहीं है। यस, हाँ, हम अगर खाना नहीं भी खाएं तो भी गैस्ट्रिक जूस रिलीज कर देते हैं, बिकॉज हमारे माइंड अगर खाना देख लेता है ना तो वो सोच लेता है कि यार ये खाने ही वाला है, ठीक है। फोकस मीन्स यार डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स हैं वो, तो करेक्ट। इनकेस नहीं खाया तो भाई वो पड़ा रहेगा, गैस्ट्रिक जूस रहेगा, कोई इशू नहीं है, कभी ना कभी तो खाओगे। बट देन वो जूस प्रोड्यूस करने के बाद अगर आप यू फील मोर हंग्री, अगर ऐसा होता है, अगर वो जूस प्रोड्यूस जाते हैं ना कभी, लाइक इमेजिन इफ यू आर हंग्री फॉर अ लॉट ऑफ टाइम एंड इफ यू सी फूड तो गैस वो सिक्रीट्स हो जाएंगे, देन यू विल एबल टू, आप फील कर पाओगे कि यार लाइक योर स्टमक इज सिक्रीटिंग समथिंग, एक वो डिफरेंट सा फीलिंग होता है, ठीक है। मेक नॉइजेस, यस, ठीक है। we'll stop here because next जो हम start करने वाले हैं that is your intestine. We will start with small intestine, large intestine, anus. तो finish chapter will be खत्म and इसके कुछ disorders होते हैं, हमें वो disorder करने हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके ह्यूमंस में कौन कौन से डिजीजेस वगैरह हो सकते हैं, we will discuss some of them ताकि आपका आंसर्स और अच्छे आप लिख पाओ, because you will have some content, okay. So if you have no doubts then we can stop here. Thank you so much for joining and have a nice day.